तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल लक्ष्य बोर्ड एग्जाम पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th हिंदी का न्यू सिलेबस बताने वाला हूं। तो जितने भी विद्यार्थी 2026 में क्लास 10th का पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और ये यूपी बोर्ड के लिए है, ठीक है। किस बोर्ड के लिए? यूपी बोर्ड के लिए। तो जितने भी विद्यार्थी 2026 में यूपी बोर्ड क्लास 10th का पेपर देने वाले हैं उनको ये सिलेबस जान लेना है, क्योंकि इसी सिलेबस से आपके पेपर में क्वेश्चंस बनेंगे 2026 के पेपर में, ठीक है। तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कितने नंबर के क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, ये सभी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला है खंड अ, जहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा। और ये जो प्रश्न होगा ये 20 प्रश्न होगा, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय से, जिसमें आप लोगों को शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग के बारे में पढ़ना है और यहाँ से 5 क्वेश्चन बनेगा। फिर उसके बाद हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय पढ़ना है, इसमें रीतिकाल एवं आधुनिक काल से क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें भी 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और ये बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। फिर तीसरा है काव्य सौंदर्य के तत्व, जैसे इसमें रस में हास्य रस एवं करुण रस से क्वेश्चन बनेगा। फिर अलंकार में उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में आपको पढ़ना है और छंद में सोरठा एवं रोला के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ से भी आपका 1-1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो 3 नंबर का जो क्वेश्चन है ये जो है तीसरे टॉपिक से पूछा जाएगा। फिर चौथा है हिंदी व्याकरण शब्द रचना के तत्व, जैसे उपसर्ग से क्वेश्चन आएगा एक, और समास से एक क्वेश्चन आएगा, और तद्भव तत्सम और पर्यायवाची शब्द से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फिर संस्कृत व्याकरण में सर्वनाम, तद और युष्मद, ये 2 आपको याद कर लेना है। फिर वाक्य का स्वरूप, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनेगा। और पद परिचय विकारी एवं अविकारी शब्द, इस टॉपिक से भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इतने टॉपिक्स मिला करके 20 क्वेश्चन जो रहेंगे वह बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है खंड ब, जो कि है वर्णनात्मक प्रश्न, जिसमें 50 नंबर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी इसमें आपको लिखना पड़ेगा, ये ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं रहेंगे। पहला क्वेश्चन आएगा गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न, यानी एक गद्यांश दिया जाएगा जिस पे आधारित 3 प्रश्न पूछा जाएगा और प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का होगा, ठीक है। फिर वैसे ही पद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से पद्यांश पर आधारित प्रश्न रहेगा, इसमें भी 3 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के रहेंगे। फिर उसके बाद संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद, जैसे गद्य और पद्य था वैसे संस्कृत में भी गद्य और पद्य से आएगा, ठीक है। संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद, यानी इसमें भी संदर्भ लिखना होगा और अनुवाद भी करना होगा, यानी हिंदी में उसका व्याख्या करना होगा। तो 2 नंबर संदर्भ का रहेगा, 3 नंबर व्याख्या का। तो 5 नंबर तीसरे क्वेश्चन से और 5 नंबर चौथे क्वेश्चन से। फिर निर्धारित खंड काव्य से कथानक, कथानक का मतलब सारांश होता है, चरित्र चित्रण एवं तथ्य आधारित प्रश्न, यानी इसमें बताया गया है कि जो खंड काव्य होता है यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा 3 नंबर का। इसमें या तो सारांश पूछ सकता है, या तो चरित्र चित्रण पूछ सकता है, या तो उस सर्ग से आधारित प्रश्न पूछ सकता है। फिर 6 का पहला क्वेश्चन है निर्धारित गद्य खंड के पाठ्य वस्तु से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय एवं उनकी प्रमुख रचना का नाम आएगा। ऐसे ही ख में निर्धारित पद्य खंड के पाठ्य वस्तु से संबंधित कवियों का जीवन परिचय एवं प्रमुख रचना का नाम आएगा। और ये दोनों प्रश्न 5-5 अंक के रहेंगे, 3 नंबर जीवन परिचय लिखने का और 2 नंबर जो रहेगा ये रचना लिखने का आएगा। फिर 7वां क्वेश्चन आएगा संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु से कंठस्थ एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में न आया हो। तो आपको एक श्लोक लिखना है 2 लाइन का, जो कि आपके पेपर में न दिया हो, वो श्लोक लिखना है। फिर 8वां पत्र लेखन लिखना है, 4 नंबर का रहेगा पत्र लेखन। फिर 9 नंबर क्वेश्चन है संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 का उत्तर आपको संस्कृत में देना है, यानी संस्कृत में जो आपको गद्य पढ़ना है और जो गद्य और पद्य है वहाँ से 2 क्वेश्चन संस्कृत में पूछा जाएगा, 2 नंबर का। फिर 10वां क्वेश्चन है कि निबंध रचना, ठीक है, लास्ट में जो पूछा जाएगा या निबंध पूछा जाएगा, और ये प्रश्न जो रहेगा वह 7 नंबर का रहेगा। तो आपको निबंध अपने भाषा शैली में लिखना होगा, ठीक है। तो ये पेपर का पैटर्न है। अब गद्य और पद्य हो गया और संस्कृत का जो खंड हो गया, इसमें आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं ये यहाँ पर बताया गया है। जैसे निर्धारित पाठ्य वस्तु, गद्य में आपको पढ़ना है मित्रता, पहला चैप्टर है जिसके लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। दूसरा है ममता, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। तीसरा है भारतीय संस्कृति, जिसके लेखक राजेंद्र प्रसाद हैं। अजंता के लेखक भगवत शरण उपाध्याय।
क्या लिखूं, जिसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर। और पानी में चंदा और चांद पर आदमी, इसके लेखक जो हैं यह जयप्रकाश भारती हैं। तो कुल कितने चैप्टर आपको गद्य में पढ़ना है, तो 7 चैप्टर आपको गद्य में पढ़ना है। ठीक है, कितने चैप्टर, 7 चैप्टर। उसके बाद काव्य हेतु यानी कि पद्य में आपको कितने चैप्टर पढ़ना है, तो सूरदास का पद पढ़ना है, तुलसीदास का धनुष भंग और वन पथ पर, रसखान का सवये और कवित, बिहारी लाल का भक्ति नीति, राम नरेश त्रिपाठी का स्वदेश प्रेम। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इतने चैप्टर आपको यहाँ पर पढ़ना है, जिसके लेखक भी दिए गए हैं। फिर संस्कृत में आपको पढ़ना है वाराणसी चैप्टर है, देशभक्त चंद्रशेखर है, भारतीय संस्कृति है, वीरः वीरेण पूज्यते है, आरुणि श्वेत केतु संवाद है, जीवन सूत्राणी है, प्रबुद्धो ग्रामीणः, केन किम वर्धते और अन्युक्ति विलासः। तो इतना चैप्टर आपको संस्कृत खंड में पढ़ना है। फिर आता है खंड काव्य लिखने के लिए, तो ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है जिलेवार। जिलेवार का मतलब हर जिले का अलग अलग खंड काव्य होता है। अब ये कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर नीचे दिया गया है। ठीक है, जैसे पहला है मुक्ति दूत, तो मुक्ति दूत किसको पढ़ना है, तो यहाँ पर देखिए जिला का नाम लिखा गया है, आगरा के बच्चों को, बस्ती के बच्चों को, गाजीपुर, फतेहपुर और बाराबंकी। तो इन जिले में जितने भी बच्चे हैं, और यहाँ पर उन्नाव भी दिया गया है, इनको मुक्ति दूत खंड काव्य पढ़ना है। ऐसे ही ज्योति जवाहर किन्हें पढ़ना है, तो कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, ललितपुर, रामपुर और गोंडा। तो इन जिले के बच्चों को ज्योति जवाहर खंड काव्य पढ़ना है। ठीक है, और उन पर ही आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। ऐसे यहाँ पर नीचे भी देख सकते हैं, तो आपका जिला जिस भी खंड काव्य के सामने लिखा गया है वही खंड काव्य केवल आपको पढ़ना है, प्रत्येक खंड काव्य को आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो है देखिए नोट में एक लाइन और लिखा है कि उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य जिलों या नए सृजित जिलों में खंड काव्य पूर्व वर्षों की भांति यथावत पढ़ाए जाएंगे। यानी कोई जिला जो है अगर नया बना हुआ है तो पहले जो चलता था वही आपका चलेगा खंड काव्य। ठीक है, और अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप अपने स्कूल में अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हिंदी का जो सिलेबस है यही सिलेबस 2025 में आपको पढ़ना है, और इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगर इतना पढ़ लेते हैं तो इतने से ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। अब ये सब कहाँ पढ़ाया जाएगा, तो मैं हर एक टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, चाहे गद्यांश का रेखांकित अंश की व्याख्या करना हो, चाहे जीवन परिचय हो, चाहे व्याकरण हो, इसी चैनल पे आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।